हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज से हम 11th क्लास का एक बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में जानने से पहले हम यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। कोटा से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूनिट्स क्या होती है। पर यूनिट्स को जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या आएगा, जैसे मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, फोर्स हुआ, वर्क हुआ, टॉर्क हुआ, ये सब क्या है, मेजरेबल है। तो ये क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। और जो मेजरेबल नहीं है वो क्या है, लव है, अफेक्शन है, सोरो है, सैडनेस है, ये सब क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, अर्थात हम इनको मेजर नहीं कर सकते। कभी किसी ने कहा है कि मैं तुम्हें 2 किलो 4 किलो प्यार करता हूं, नहीं करता है ना, तो ऐसे नहीं बोलते। उन्हें भी पता है कि क्या मेजरेबल है और क्या मेजरेबल नहीं है, तभी तो बोलते इतना सारा। ठीक है, तो इतना सारा तो मेजरेबल नहीं है। ठीक है, तो जो मेजरेबल है उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, और जो मेजरेबल नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मेजरेबल है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू लिख देते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है वो, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट होती है, किस पर डिपेंडेंट होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल, FPQ लिख देते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में हम किसे ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं कि मास हुआ। ठीक है, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ हुआ, टाइम हुआ, ये सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गया, जैसे स्पीड क्या है, लेंथ अपॉन टाइम है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये लेंथ अपॉन टाइम है, यानी कि लेंथ से और टाइम के डिवाइडेशन से बनी हुई। तो ये किस पर डिपेंड हो गई, ये किस पर डिपेंड हो गई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हो गई। ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी को ले सकते हैं। वेलोसिटी को ले लेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, x आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट है, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन वाला होता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी में भी चेंज हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। जहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L कितनी लेंथ है और कितना इंटरवल टाइम है, डेल्टा T अपॉन डेल्टा X। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज अपॉन टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट में कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है, लेंथ अपॉन टाइम है, और ये क्या है, लेंथ अपॉन टाइम है। ठीक है, तो ये सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बने हुए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स की हमें जरूरत पड़ती है उन्हें क्या बोल देंगे, हम फंडामेंटल यूनिट्स बोल देंगे। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स बोल देंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बोल देंगे हम। ठीक है, और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होगी उन्हें हम क्या बोल देंगे, डेराइव्ड यूनिट्स बोल देंगे। जैसे क्या होगा कि मास को हमने केजी में मेजर कर लिया,
लेंथ को हमने मीटर में मेजर कर लिया, टाइम को हमने सेकंड में मेजर कर लिया, ठीक है। तो स्पीड को हम कैसे मेजर कर लेंगे, मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में कर सकते हैं, ठीक है, मीटर अपॉन सेकंड। तो ये सब ये क्या बना, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बन गई। लेंथ को हमने क्या लिया, मीटर अपॉन सेकंड, और ये भी क्या हो जाएगा सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हमें पता चल गई और डेराइव्ड यूनिट्स हमें पता चल गई। अब अलग अलग सिस्टम में अलग अलग सिस्टम होते हैं, यूनिट्स को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं, यूनिट सिस्टम जिन्हें बोलते हैं। तो उनके बारे में हमें जानना होगा कि कितने प्रकार के लगभग लगभग यूनिट सिस्टम होते हैं, ठीक है। मेजर के बारे में हम जानेंगे। बाकी तो हर देश के पास अपने अपने मेजरेबल यूनिट मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं, ठीक है। बट ये सब अलग अलग हैं। तो बाद में क्या हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उन सब ने अपने यूनिट सिस्टम को यूनिट एक जैसा बना लिया, क्योंकि इससे क्या है, ट्रेड करने में आसानी होती है। मान लो किसी देश ने 1 मीटर का स्टील भेजा, ठीक है, बट दूसरे वाला सेंटीमीटर में नाप रहा था और उसका मेजरमेंट अलग था, ठीक है। तो वो अलग अलग मेजरमेंट ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं आपने तो हमें कम भेजी है, नहीं, तो इस वजह से सभी का सिस्टम एक जैसा बनाएगा। बट पहले हम जानते हैं कि जो मेजर कौन कौन से यूनिट सिस्टम हैं। तो हम देखते हैं कि एक है CGS, एक है FPS, ठीक है, दूसरा है MKS, और फिर सबसे बाद में बना SI यूनिट्स का, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ को ले लेंगे, ठीक है। मास को किस प्रकार से मेजर करते हैं और टाइम को किस प्रकार से मेजर करते हैं, ठीक है। तो CGS का मतलब है लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे, G का मतलब मास को ग्राम में लेंगे, S का मतलब सेकंड को टाइम को सेकंड में लेंगे, ठीक है। और FPS का मतलब है कि लेंथ को फुट में लेंगे, ठीक है, और मास को हम पाउंड में लेंगे, पाउंड में ले लिया, और टाइम को वही सेकंड में लेंगे, ठीक है। टाइम की तो सभी में सेकंड ही है लगभग, है ना, जो हमारे पास मेजर है उनमें तो सेकंड ही है। मास को लेंथ है, पहले लेंथ को मीटर में ले लेंगे, मीटर में, और मास को केजी में, ठीक है। बट ये अलग अलग सिस्टम है, और भी बहुत सारे सिस्टम थे, तो उन सभी को इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन ने एक जैसा बना दिया। तो वहां पर हम लिखते हैं, और उसने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई, ठीक है, कि 7 मूलभूत फिजिकल क्वांटिटी होती है और उनके बारे में हमें बताया। तो शुरू से हम लिख देते हैं कि पहला क्या हो जाता है, लेंथ, और उसने लेंथ को मीटर में लिया, मीटर में, तो यहां पर मीटर लिख देते हैं मीटर में, ठीक है। फिर उसके बाद में मास को केजी में लिया, तीसरा थर्ड हो गया टाइम को उसने सेकंड में लिया, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ क्या हो जाता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उसको उसने लिया ए में, एम्पियर में मापा जाता है। फिर उसके बाद में टेम्परेचर को उसने लिया केल्विन में। 6 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस की कितनी मात्रा है, तो उसको उसने मोल में लिया। और फिर हो जाता है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, जिसको उसने लिया कैंडला में, ठीक है। ये तो कितनी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और उनको किस किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है ये भी उन्होंने बताया, ठीक है। अब 7 तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई गई, उसके बाद में हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बताई गई कि 2 क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। उन कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में हम देखेंगे कि उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, और डायमेंशन का कंसेप्ट कहां से आता है, और उसका इससे क्या रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है।
फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल कहने का मतलब है कि किसी भी सर्कुलर पाथ के किसी आर्क के द्वारा सेंटर पॉइंट पर बनाया गया एंगल। मान लेते हैं इस प्रकार से कोई सर्कुलर शेप है, ठीक है, सर्कुलर शेप है, प्लेन है, प्लेन एंगल है, प्लेन में लेना है हमें, ठीक है। तो उस सर्कुलर की इस प्रकार से आर्क होगी, ठीक है, आर्क होगी इस प्रकार से, इस प्रकार से आर्क होगी जो कि क्या होगी, डीएस होगी। और इस डीएस के द्वारा सेंटर पे बनाया गया जो एंगल है वो डी थीटा हो जाएगा, ये आर हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, डी एस, ठीक है। तो आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ और रेडियस में जो रेशो है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल डी थीटा बोलेंगे, ठीक है। और इसे मेजर किया जाता है रेडियन में, रेडियन में मेजर किया जाता है। दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है कि किसी सर्कुलर शेप द्वारा, स्फेयर द्वारा, किसी भी स्फेयर के द्वारा जो उसका एरिया है, सरफेस का जो एरिया है उसके द्वारा सेंटर पॉइंट पर बनाया गया जो एंगल है उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोई 3D में एरिया है, 3D वाला एरिया लेना है हमें, 3D वाला एरिया है, किसी भी स्फेरिकल शेप का जो एरिया है उसके द्वारा उसके सेंटर पे बनाया गया जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। इस प्रकार से डी ए एरिया हो गया इसका, और इसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया एंगल क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, जो कि क्या होगा, सॉलिड एंगल। डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी एरिया अपॉन रेडियस की पावर 2। ये रेडियस हो जाएगी इसकी, ये सब रेडियस हो जाएगी, यानी कि किसी भी स्फेयर के किसी डी ए सरफेस द्वारा उसके सेंटर पॉइंट पे बनाया गया जो एंगल है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। और इससे किसमें नापा जाता है, स्टे रेडियन में, यानी कि इसकी जो यूनिट्स है वो क्या है, स्टे रेडियन है, ठीक है। और ये हो गई दूसरी तरह की फिजिकल क्वांटिटी। एक तरह की क्वांटिटी ये होती है कि जिसमें हम जानेंगे कि सेम क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी से डिवाइडेशन हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जे इसका मतलब है न्यू, और उसमें क्या होता है, लाइट की स्पीड c का डिवाइडेशन होता है मीडियम में लाइट की स्पीड v से, ठीक है। और इससे ही हो जाता है मैग्निफिकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन है तो वो क्या हो जाता है m, और ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन जो सब ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसे हम बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, जिसे हम कहीं से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, या एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं उसे हम, और ये होता है एप्सिलॉन एम अपॉन मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम में परमिटिविटी, ठीक है, या इसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है। तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मीडियम की जो परमिटिविटी है उसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बिहेव करते हैं। इन सभी में क्या होता है कि सेम क्वांटिटी है, सी भी क्या है, वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड है, और वी भी क्या है, स्पीड है। यहाँ पर भी क्या है, लेंथ अपॉन लेंथ है, और यहाँ पे परमिटिविटी की जो भी डायमेंशन या यूनिट होती है सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर ये रेशो बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है जिससे हम इन सभी में
डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंसेप्ट आता है डायमेंशन का। तो डायमेंशन कहती है कि सभी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को पार्ट्स के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेंथ को हम डिफाइन करेंगे L1 के रूप में इस प्रकार से, m मास को हम डिफाइन करेंगे m1 के रूप में, टाइम को हम डिफाइन करेंगे t1 के रूप में, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करेंगे A1 के रूप में, टेम्परेचर को हम डिफाइन करेंगे θ1 के रूप में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिफाइन करेंगे कैसे मोल 1 के रूप में। ठीक है, मोल 1 के रूप में, और कैंडला लुमिनस इंटेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे कैसे CD1 के रूप में। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी, A1 L1 M1 T1, ये सब क्या होगी, डायमेंशन होगी। किनकी डायमेंशन होगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, अब किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को इन डायमेंशन के रूप में या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पार्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट करना ही उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, तो हम इसमें और इन फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो आर्क का लेंथ है और रेडियस भी क्या है, लेंथ है, यानी कि ये क्या हो गया, लेंथ अपॉन लेंथ हो गया, L1 अपॉन L1 हो गया। ठीक है, तो डायमेंशन कट गई इसकी। ठीक है, बट इनकी क्या है, यूनिट है, यानी कि रेडियन में इनको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी क्या है, यूनिट्स है। या फिर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एरिया क्या हुआ, L2 हो गया, L1 और उसकी पावर 2 हो गया, और रेडियस क्या है, L1 है और उसकी पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया, L2 अपॉन L2 हो गया। पार्ट्स के नियम लग रहे हैं। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो L2 हो गया, सेम पावर है तो कट गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकी डायमेंशन क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज है उनके पास यूनिट्स हैं। ठीक है, बट उनके पास क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं है। ठीक है, और जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके पास क्या है, यूनिट्स है जो हमने बता रखी है कि मास है मीटर में, केजी में, इन सभी में इनको मेजर कर सकते हैं। और इनके पास डायमेंशन भी है क्या, तो हम देख सकते हैं कि इनके पास डायमेंशन भी है, L1 M1 T1 A1 θ1 मोल 1 और कैंडला 1। तो इनके पास यूनिट्स भी है और इनके पास डायमेंशन भी है। ठीक है, और ये जो हमारे पास रेशियो वाली क्वांटिटीज आई है, इनमें हम देख सकते हैं कि सेम क्वांटिटीज है, ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L-t-1 और इधर भी क्या हो गया, L-t-1। ठीक है, और वेलोसिटी को यदि हम मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे तो मीडियम में भी हम मीटर पर सेकंड में ही मेजर करेंगे, तो यूनिट्स जो होगी वो भी कट जाएगी और जो डायमेंशन है वो भी कट जाएगी। ऐसे ही लेंथ भी क्या होगा, L1 अपॉन L1, और यदि मीटर में हम इन्हें मेजर कर रहे हैं तो मीटर अपॉन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रेशियो वाली क्वांटिटीज है जिनके पास यूनिट्स भी नहीं है और इनके पास डायमेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह की क्वांटिटीज हमने देखी। एक है जिनके पास यूनिट्स है, डायमेंशन नहीं है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी है जिनके पास यूनिट्स भी है और डायमेंशन भी है, और ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट्स भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज हमने देख ली। अब हमारे पास जो यूनिट्स का डायमेंशन का कंसेप्ट आ गया है, उसे ही हम आगे बढ़ाएंगे कि आगे और किस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज का हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पार्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पार्ट्स के रूप में उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जैसे शुरू करते हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड है लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं कि s अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या होगी, L1 T1। ठीक है, तो ये हो गया L1 T-1, और यहां पर अगर वेलोसिटी तो वो क्या हो जाती है, डेल्टा x की डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ। ठीक है,
यहाँ पर भी डेल्टा एस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी भले से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी पर है तो लेंथ ही, ठीक है। डायरेक्शन का डायमेंशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, ठीक है। एल टी माइनस वन हो गया, ठीक है। वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी यदि टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि ये क्या हो गया, एल वन टी माइनस वन और अपॉन हो गया टी वन। तो ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। अब एक्सेलरेशन आ गया है तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। तो m की डायमेंशन हो जाएगी m1 और a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l1 t माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, m1 l1 t माइनस टू। ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, तो हम चाहेंगे कि आप इसे ऐसे ही याद कर लें सीधा का सीधा, ठीक है। क्योंकि फोर्स के डायमेंशन क्या है, अधिकतर जगह हमारे पास यूज में आती है, तो उससे हम और भी डायमेंशन फाइंड कर पाते हैं। इस वजह से फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। फोर्स फाइंड कर लिया तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हम बात बताना चाहेंगे कि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज की होती है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज की नहीं होती है, ठीक है। तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1, और v की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l1 t माइनस वन की पावर 2। तो 2 पार्स के नियम है, पार्स तो पार्स है, पार्स के नियम से लग जाएंगे उस पर। तो ये क्या हो जाएगी, m1 l2 t माइनस टू की पावर के ऊपर 2 है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो m1 l2 t माइनस टू, ठीक है। और यहां से हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी पार्ट्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगी mgh m1, ठीक है। g क्या है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा l1 t माइनस टू, और h की क्या है, लेंथ है, ठीक है, l1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, m1 l2 t माइनस टू, ठीक है। एनर्जी की डायमेंशन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या सिर्फ सिंपल एनर्जी हो, तो सभी एनर्जी की डायमेंशन कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। और यहाँ से हम वर्क की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, यहाँ से हमने याद कर ली, m1 l1 t माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन हो गई l1 m1 l2 t माइनस टू, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास। तो हम देख सकते हैं कि एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी बोले, और उसकी वर्क की जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम है डायमेंशन, ठीक है। और हम फाइंड कर सकते हैं कि और किस किस की डायमेंशन हमें सिंपली फाइंड कर सकते हैं। यहीं पे लिखते हैं कि जैसे टॉर्क होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन होगी m1 l1 t माइनस टू, और लेंथ हो गया l1, ठीक है। तो पार से जुड़ जाएगी m1 l2 t माइनस टू, ठीक है, m1 l2 t माइनस। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एनर्जी की डायमेंशन, पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाली, उसकी डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन है, तो हमने बोल दिया कि एनर्जी की डायमेंशन के बराबर है। फिर वर्क की निकाली तो उसकी भी सेम है, और टॉर्क की निकाली तो उसकी भी सेम है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक जो डायमेंशन है वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन हो सकती है। यानी कि जो डायमेंशन है वो एक यूनिक कंसेप्ट नहीं है, मतलब कि सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी का यूनिक डायमेंशन नहीं होता है। यानी कि एक जैसी जो डायमेंशन है वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन हो सकती है, ठीक है। अब हम जो 12th का पार्ट है इलेक्ट्रिकल वाला, उसकी डायमेंशंस देखेंगे, क्योंकि मैकेनिकल वाले की तो हम करते रहते हैं, क्योंकि 11th में ही शुरू करते हैं, तो इसकी तो हम देखते हैं, और उस वाले भाग की हम शुरू करते हैं कि करंट की क्या होती है, वोल्टेज की क्या होती है, रेजिस्टेंस की क्या होती है, कैपेसिटर की क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे।
तो सबसे पहले हमें करंट की डायमेंशन जो कि आई है उसकी डायमेंशन दी गई A1। चार्ज से पहले हमारे पास करंट की डायमेंशन मानी गई, करंट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया, चार्ज को नहीं माना गया, क्योंकि करंट के बारे में पहले पता चल गया था, चार्ज के बारे में बाद में पता चला था। तो हमें ने करंट को डायमेंशन दे दी A1, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बता दी इसे। तो चार्ज की क्या होगी, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है, करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट की क्या हो गई A1 और टाइम की क्या हो गई T1। तो ये क्या हो जाएगा A1 T1। तो चार्ज की हमारे पास आ गई डायमेंशन A1 T1 और चार्ज की हमारे पास डायमेंशन आ गई, करंट की हमारे पास आ गई। तो वोल्टेज की फाइंड करना चाहिए V, वोल्टेज की फाइंड कीजिए कि V क्या होता है। वोल्टेज होता है किसी भी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए किया गया कार्य, ठीक है। तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए किया गया कार्य वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज हो जाएगा। और वर्क क्या होता है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है चार्ज। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा चार्ज क्यू, ठीक है। फोर्स को क्या लिख देंगे हम, m1 L1 T-2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा L1 हो गया डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज क्या हो गया A1 T1 चार्ज हो गया, ठीक है। और यहां से V की डायमेंशन आ जाएगी m1 L2 A1 A-1 और T-3, ठीक है। देख लेना भाई, सही है ना, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन लिख दी हमने m1 L1 T-2 और लेंथ डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ, और A1 T1 चार्ज की डायमेंशन है। तो ऊपर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, AB माइनस में हो गया, TB माइनस में हो गया, और माइनस में हो गया तो T के साथ जुड़ गया, और A1 T2 हो गया, ठीक है। वोल्टेज की डायमेंशन हमारे पास आ गई। और हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I R होता है। तो R की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं V अपॉन I से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो V अपॉन I से m1 L2 T-3 और A-1, ठीक है, A-1 और अपॉन में क्या हो जाएगा A-1, सॉरी A1 किसकी करंट की डायमेंशन हो गई, तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा m1 L2 T-3 और A-2, ये क्या हो गई रेजिस्टेंस की डायमेंशन हो गई, ठीक है। अब हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डायमेंशन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो यहां से हम C की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, कैपेसिटेंस की डायमेंशन जो कि क्या हो जाएगी Q अपॉन V। तो Q की डायमेंशन क्या है A1 T1 है, ठीक है। और यहां से डिवाइड कर देंगे हम वोल्टेज की डायमेंशन को, जो कि क्या है m1 L2 A-1 T-3। तो ऊपर चला जाएगा ये, तो m-1 हो गया, और L-2 हो जाएगा, L-2 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा तो A+2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और T ऊपर जाएगा तो T4 हो जाएगा, T4 हो गया, ठीक है, ऊपर गया और जुड़ गया, ठीक है। तो m-1 L-2 A+2 ऊपर गया जुड़ गया, और T-3 ऊपर गया और जुड़ गया, ठीक है। तो C की डायमेंशन आ गई, R की डायमेंशन आ गई, इस प्रकार से हमने फाइंड कर ली। एक हमारे पास आता है कि सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, L की डायमेंशन क्या होगी। तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए V बराबर होता है L di/dt होता है, ठीक है। तो जब हम L की सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि हम L फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे V अपॉन di/dt कर देंगे, di/dt कर देंगे, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, सॉरी करंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से हम डायमेंशन रख देते हैं इसमें। तो वोल्टेज की डायमेंशन है m1 L2 A-1
टी माइनस थ्री, ठीक है। और अपॉन में क्या है, A1 करंट की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन है अपॉन में, तो उसे मैं ऊपर ले आता हूँ, तो ये क्या हो गई -1, ठीक है। -1 हो गई ऊपर आके, ठीक है। और इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, M1 L2 A-1, तो A-2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा A, और T क्या हो जाएगा -2, क्योंकि सेम डायमेंशन है तो कट जाएगा, ठीक है। सेम डायमेंशन है तो T में से एक T कट जाएगा, ठीक है। -1 में से -3 में से -1 एक कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगी, तो जुड़ जाएगी तो -2 बच जाएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ से क्या क्या फाइंड कर लिया, रेजिस्टेंस की फाइंड कर ली, कैपेसिटेंस की फाइंड कर ली, और सेल्फ इंडक्टेंस की भी फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है जेई में, जेई 2016 में हमारे पास क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है जिसमें हमें से पूछा गया है कि L/R/CV की डायमेंशन फाइंड करो, L/R/CV की डायमेंशन फाइंड करो, ठीक है। तो यहां से उठा उठा के रख देते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं कि L की डायमेंशन क्या है। L की डायमेंशन है हमारे पास M1 L2 A-2 और T-2, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास आती है R की डायमेंशन। R की डायमेंशन क्या है, M1 L2 T-3 और A-2, ठीक है। A-2 R की डायमेंशन लिख दी हमने, और उसके बाद में हम C की डायमेंशन लिखेंगे M-1, C की डायमेंशन लिख रहे हैं M-1 L-2 A2 T4 लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लिख रहे हैं L की डायमेंशन लिख दी, C R की लिख दी, C की लिख दी, और फिर V की डायमेंशन लिखेंगे। V की डायमेंशन लिखेंगे M1 L2 A-1 और T-3, ठीक है। तो यहां से काटना शुरू कर देते हैं। M1 से M1 गया, L2 से L2 गया, ठीक है, और A2 से A2 गया, ठीक है। फिर उसके बाद में M-1 से M1 चला जाएगा, L-2 से L2 चला जाएगा, ठीक है। T की पावर 4, T की पावर -3, और A की पावर 2 से A की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। A1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या बचा कि T की पावर -2 में से ये बच जाएगा हमारे पास, T की पावर -2 से T की पावर 1 बच गया, ठीक है। और T की पावर -1 और -3 यहाँ है, और +4 यहाँ है, ठीक है। ये कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, A की पावर 1, या हमारे पास क्या बचा, A की पावर -1, ठीक है। तो हमारे पास A की पावर -1 इसका आंसर आ गया। पर इतना सारा भी करना पड़ेगा क्या हमें, ऐसे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आता है, ठीक है। तो इसके लिए और फिजिक्स भी तो पढ़नी पड़ती है। तो हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट का एक चैप्टर है 12th में, तो उसमें हमारे पास आता है कि टाइम कांस्टेंट तो बराबर होता है L/R। ये क्या है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो L/R की जो डायमेंशन है वो आती है हमारे पास टाइम की डायमेंशन, T1 की डायमेंशन। या हम फाइंड करना चाहें तो यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, L/R करेंगे। L की डायमेंशन लिखते हैं, L की डायमेंशन लिखते हैं, क्या है L की डायमेंशन, M1 L2 A-2 T-2, ठीक है। और R की डायमेंशन लिख देते हैं यहाँ से M1 L2 T-3 और A-2, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे, A2 से A2 कट गया, A-2 से A-2 कट गया, A-3 से T-3 कट गया, T-3 कट गया। तो क्या आ गया हमारे पास कि 1/1 T-1, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, T1, ठीक है। तो L/R की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई, हमारे पास T1 आ गई। तो L/R की डायमेंशन अगर हमारे पास T1 आ गई, तो हम क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे कि L/R जो क्या है वो क्या है, L/R को हमने लिख दिया, L/R क्या है, टाइम की डायमेंशन है, और C जो CV है वो क्या है,
CV क्या है, CV क्या है, Q है चार्ज, और Q क्या होता है, A1T1, ठीक है। तो यहां से हम रखते हैं L अपॉन R CV, L अपॉन R को लिख देंगे हम T1 लिख दिया, और अपॉन में क्या लिख दिया, A1T1 क्योंकि CV अपॉन में है, तो T1 से T1 कट गया, और ये क्या हो गया हमारे पास A1, और ये क्या हो गया A-1, ठीक है। तो हमें क्या पता था कि टाइम कांस्टेंट होता है L अपॉन R, टाइम कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो क्या है, टाइम की डायमेंशन है, और CV क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहां से सीधा हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। इतना सारा हमें सब नहीं करना पड़ा, पर ये सब हमने कब किया, जब हमने पूरी फिजिक्स पढ़ ली या हमने आगे के चैप्टर्स पढ़ लिए। डायमेंशन में क्वेश्चन ही ऐसे बनता है, क्या होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो मतलब आपको यूजुअली याद नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन से क्वेश्चन सीधा बनता है। बट अगर ऐसी क्वांटिटीज को पूछा जाए जिसके बारे में पता नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या है, डायमेंशन का एक तो क्या है, बेसिक कंसेप्ट है, और ये क्या है कि पूरी फिजिक्स पे लागू होता है। तो आपको जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज मिले तो आप उसकी सबसे पहले डायमेंशन फाइंड कर लें, तो उससे क्या होगा कि नॉलेज भी ब्रॉड होती चली जाती है, और हमको एक ब्रीफ नॉलेज भी मिलता चला जाता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है, ठीक है। अब एक प्रिंसिपल आता है जिसे हम बोलते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि 1 किलो शक्कर में 1 किलो शक्कर ही जुड़ती है भैया, लेंथ नहीं जुड़ेगी, यानी कि 1 किलो शक्कर में कभी भी 1 मीटर की लंबाई नहीं जुड़ेगी। सर कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि सेम डायमेंशन में ही एड होगा और सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेंथ में से लेंथ का सब्सट्रैक्शन होगा या डिवाइड या एडिशन होगा। ये रूल्स सिर्फ किसके लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन में हम कर सकते हैं, कर रहे हैं ना। स्पीड में क्या किया हमने, स्पीड में क्या किया, लेंथ अपॉन टाइम किया, ठीक है। ये अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी, और दोनों के डायमेंशन भी अलग अलग है, बट हमने डिवाइड कर दिया L अपॉन M, ठीक है। बट क्या मास में M1 में मैं लेंथ 1 को जोड़ सकता हूं, क्या मास क्या है, केजी में है, ठीक है, लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में है या मीटर में है। तो क्या ऐसी क्वांटिटीज को जोड़ा जा सकता है कि एक तो किलोग्राम में हो और एक मीटर में हो, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को नहीं जोड़ा जा सकता है। तो जब भी हमें कोई भी ऐसी इक्वेशन मिलेगी जहां पर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को एड या सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वहां पर हम ये माना जाता है कि सभी की डायमेंशन क्या है, सेम है। उसके लिए हम देख लेते हैं कि इस प्रकार से x इक्वल टू एक्स नॉट ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर कहना चाहता है कि जो एड हो रहा है, जो जितने भी क्वांटिटीज एड हो रही है, उन सभी की डायमेंशन सेम है। मान लेते हैं कि x की डायमेंशन क्या है, लेंथ की डायमेंशन है, L1 इसकी डायमेंशन है, तो x नॉट की भी डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन होगी a इंटू टी, पूरे a इंटू टी की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की डायमेंशन होगी, और ए टी स्क्वायर की डायमेंशन भी क्या होगी, लेंथ की डायमेंशन होगी, ठीक है। यहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि a और b की डायमेंशन क्या हो जाएगी। तो यहां से हमने देख लिया कि x की डायमेंशन तो क्या होगी, लेंथ की डायमेंशन होगी, और x नॉट की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। ए टी पूरे की डायमेंशन क्या है, लेंथ की डायमेंशन है, t टाइम है तो टाइम का हम डिवाइडेशन कर देते हैं, तो इस प्रकार से t1 हो जाएगी, और इस a की डायमेंशन क्या है, L1 t-1, ठीक है। और b की डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं कि बी टी स्क्वायर पूरे की डायमेंशन क्या है, लेंथ की डायमेंशन है, यानी कि L1 है, ठीक है। तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी, b की डायमेंशन हो जाएगी t की पावर 2 है, t1 की पावर 2 से डिवाइडेशन कर दिया, यानी कि L1 t-2, ठीक है। तो b की डायमेंशन क्या हो गई, L t-2, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि एडिशन जब हो रहा है तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या है, सेम है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बुलाए।
कि सभी की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। कब? जब हम किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं कि v बराबर u प्लस एटी होगा। ठीक है, या इसे ही मैं क्या लिख सकता हूं कि v माइनस यू प्लस एटी हो। ठीक है, तो माइनस भी हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया ना। तो v क्या है, वेलोसिटी है। मान लेते हैं कि v वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, L1 t माइनस वन। ठीक है, तो v की वेलोसिटी की डायमेंशन है, तो v की डायमेंशन क्या है, L1 t माइनस वन। तो u की भी क्या हो जाएगी, L1 t माइनस वन, और a इंटू टी की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L1 t माइनस वन। ठीक है, और यदि मैं मुझे a की डायमेंशन फाइंड करनी हो तो a की डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकता हूँ, t टाइम है तो टाइम की डायमेंशन का डिवाइडेशन कर देता हूँ, t1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, L t माइनस टू। ठीक है, तो यहां से हमें a की डायमेंशन आ गई, जो कि क्या है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है कि सेम डायमेंशन की ही फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है और सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हमने जाना कि डायमेंशन क्या है और डायमेंशन को कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डायमेंशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।